बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 4 थे। हम चैप्टर नंबर 4 पे, इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। और आज हमने इस चैप्टर में जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। हमने लास्ट क्लास में सेल वॉल को थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन हम दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है सेल का स्ट्रक्चर। हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर तमाम जो उसमें पार्ट्स होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी उनका एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के जरा बेसिक स्ट्रक्चर की। तो एक सेल के अंदर 3 बड़े बेसिक मेन पार्ट्स होते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है एक एनिमल सेल की है। मैं अभी एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। एनिमल सेल में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको सेल की आउटर बॉर्डर नजर आ रही है, जहां ये मेरा माउस घूम रहा है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज द बाउंड्री ऑफ सेल। यहां से सेल स्टार्ट हो रहा होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये आपको जो गोल बॉडी नजर आ रही होती है सेल के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने जिसको डिस्कवर किया था, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में बाकी तमाम पोर्शन जो है उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के ये 3 मेन पार्ट होते हैं। आउटर बाउंड्री, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो, फिर एक बीच में ऑर्गेनल होता है, गोल बॉडी होती है, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियस। और फिर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी पोर्शन बच जाता है उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। ये तो एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस के सेल की बात करें, प्लांट्स यानी पौधे, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, इनके सेल्स के अंदर इन 3 पार्ट्स के अलावा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलावा, एक और चीज मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है। या आपको ग्रीन बाउंड्री जो नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये है सेल वॉल। ये इजाफी चीज होती है किसमें? प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस में। तो यूं कह लें कि अगर आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में 3 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जबकि प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, फंगस, इनके सेल में 4 बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर सेल वॉल होता है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। फिर सारा पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और फिर साइटोप्लाज्म में बीच में मौजूद होता है न्यूक्लियस। ये मेजर पार्ट्स है। अब हम इन पार्ट्स में से सबसे पहले सेल वॉल को देखते हैं जी, कि सेल वॉल क्या है, इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह, और इसका काम क्या है। सबसे पहले हम सेल वॉल को देखते हैं। तो पहले मैंने आपको अभी बताया कि सेल वॉल जो होता है वो आपको प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस के सेल्स में मिलता है। एनिमल्स के सेल में ये नहीं होता। आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है ये, एक सख्त, बिल्कुल बाहर और नॉन लिविंग। इसकी लोकेशन क्या है जी? बिल्कुल आउटर मोस्ट है ये, सेल का बिल्कुल इख्तिताम। या अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ये स्टार्ट ऑफ द सेल है। इसके बाद सेल का कोई पार्ट नहीं होता है। इसके अंदर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल आउटर लेयर। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये अगर आपके पास सेल है तो देख ले, एक आउटर जो लेयर बनी हुई है इसको आप कहते हो सेल वॉल। सख्त होती है ये, मजबूत होती है और नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग से मुराद ये जानदार नहीं होती है। ये बनती कैसे, आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इसके जो इसकी कंपोजिशन में मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह, साइटोप्लाज्म खारिज करता है वो, और वो जमा होती जाती है और फिर ये सेल वॉल बन जाती है। ठीक, तो एक आउटर मोस्ट लेयर है ये, जो प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस के सेल में पाई जाती है, एंड नॉन लिविंग, बेजान होती है, इसमें जान नहीं होती है। उसके बाद इसके तरफ फंक्शंस को देख ले, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करेंगे। पहले इसके अगर हम काम की बात करें तो इसका 3 मेन काम है जी, शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। एक तो ये आपके सेल की हिफाजत कर रहा है। जाहिर बात है, आपके सेल को इसने इंक्लोज कर दिया, आपके सेल को पैक कर दिया, और सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबकी हिफाजत कर रहा होता है ये, साइटोप्लाज्म वगैरह की ये हिफाजत करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। सेल का, प्लांट सेल का ये जो शेप मेंटेन होता है, ये होता है सेल वॉल की मदद से। इस सेल वॉल की वजह से प्लांट का एक फिक्स शेप बन जाता है, वो शेप चेंज नहीं होता। और तीसरा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये पौधे को। तो एक काम क्या है सेल वॉल का, कि ये प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करता है,
उसके सेल का शेप बनाता है और उस सेल को सपोर्ट देता है। इसके अलावा चूंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल बाहर मौजूद है, तो इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जाहिर बात है सेल के अंदर कोई चीज आएगी तो सेल वॉल से ही गुजर के अंदर आती है, और अगर सेल से कोई चीज एक्सक्रीट आउट होगी, बाहर जाएगी, तो वो सेल वॉल से ही गुजर के जाती है। तो चार काम होगा जी सेल वॉल के। पहला, इट प्रोटेक्ट द सेल। दूसरा, इट सपोर्ट द सेल। तीसरा, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, जो सेल को शेप देता है। और चौथा, ये सेल्स के अंदर जो चीजें आती हैं और जाती हैं उनको कंट्रोल तो नहीं, खैर आना जाना जो होता है सेल वॉल से होता है। चीजों के सेल के अंदर कोई चीज आ रही है या जा रही है तो इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये इसका फंक्शन हो गया सेल वॉल का जी। चाहे वो बैक्टीरिया, फंगस, किसी का भी सेल वॉल हो, काम वो यही करता है। अब हम बात करते हैं इसकी जरा बनावट की, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो चूंकि मैंने तो आपको बताया प्लांट में भी, एल्गीस में भी, बैक्टीरिया और फंगस चारों में सेल वॉल मौजूद है, लेकिन इनकी बनावट में फर्क है। काम एक ही है, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्लांट, सब में सेल वॉल का काम वही, प्रोटेक्शन, शेप, सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन। बस इनकी बनावट में फर्क होता है। प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो किन मॉलिक्यूल से, किन कंपाउंड से बना होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट, हेमिसेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, पैक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट का सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। ठीक, प्लांट के सेल वॉल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन। जबकि फंगस के सेल वॉल के अंदर चिटिन होता है, ग्लूकन्स होता है और प्रोटीन। इसमें से चिटिन और ग्लूकन्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बाकी प्रोटीन है। तो इस फंगस के सेल वॉल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और फंगस के सेल के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट है। चिटिन, ग्लूकोज, सेल्यूलोज नहीं है फंगस के सेल में, हेमिसेल्यूलोज नहीं है, पैक्टिन नहीं है। फर्क आ रहा है ना बनावट में। प्लांट का सेल किससे बना हुआ है? सेल वॉल, सॉरी, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन। जबकि फंगस का सेल वॉल बना हुआ होता है चिटिन, ग्लूकन्स और प्रोटीन से। इनमें से चिटिन और ग्लूकन्स जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी। तो प्लांट का सेल किससे बना हुआ होता है? सेल वॉल, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन से। जबकि फंगस का सेल वॉल बना हुआ है चिटिन, ग्लूकन्स और प्रोटीन से। जबकि ये फंगस का सेल वॉल की डायग्राम देख ले आप, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देखें, ये चिटिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूकन्स हैं और ये ऊपर प्रोटीन है। तो ये सेल वॉल हो गया इसका, तीन किस्म के मॉलिक्यूल से बना हुआ, प्रोटीन, ग्लूकन्स और चिटिन। ठीक है। और जबकि ये प्लांट के सेल वॉल की डायग्राम देखें तो ये आपको ये जो ये आसमानी कलर के फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं। ये ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं ये हेमिसेल्यूलोज के फाइबर्स हैं। और ये जो आपको रेड कलर के फाइबर्स नजर आ रहे हैं ये पैक्टिन के फाइबर्स हैं। तो बस बनावट में कौन सा मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है इसका फर्क है। अच्छा, अब बैक्टीरिया के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल एक खास किस्म के मॉलिक्यूल से बना हुआ, तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों होते हैं मिले हुए, दोनों मिले हुए होते हैं। या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि खाली बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, उससे बना हुआ होता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की डायग्राम है, ये नीचे इसकी वो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना ये है पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स। देख लें, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन का मॉलिक्यूल है सेल वॉल में। उसके अलावा सेलुलोज वगैरह भी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, लेकिन जो मेजर कंपाउंड है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है। याद रखिएगा, इनके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन मेजर कंपाउंड की बात हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि सेल वॉल भले से प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया में कॉमन है, लेकिन इनकी बनावट में फर्क है। इसी वजह से हमने इनको अलग अलग किंगडम में भी डाला हुआ है। प्लांट का सेल वॉल चूंकि अलग होता है ना, इनके किंगडम्स भी अलग है। तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन से बना हुआ है। बैक्टीरिया का सेल्यूलोज पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है, जबकि फंगस का सेल्यूलोज ग्लूकन, चिटिन और प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम अगर खाली प्लांट के जरा बात करें, प्लांट के सेल वॉल की, तो ये तो हमने बता दिया बात तो आपको कंपोजिशन में कि इसके सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन मिलता है। अब प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। कुछ प्लांट के सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें 3 के बजाय 2 लेयर्स होती है, और कुछ सेल्स होते हैं जिनमें 2 के साथ एक और लेयर बन जाती है, तीसरी। ठीक है, तो हम 3 लेयर्स की बात करते हैं। 3 लेयर्स होती है जी प्लांट के सेल वॉल के अंदर।
पहली कहलाती है प्राइमरी वॉल, फिर कहलाती है सेकेंडरी वॉल और फिर कहलाती है लैमेला। 3 लेयर्स को हम बात करेंगे। प्राइमरी वॉल क्या होती है जी? सबसे पहली लेयर होती है बिल्कुल आउटर लेयर प्लांट की, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो आपको ग्रीन, ये 3 सेल्स बने हुए, ये जो ग्रीन कलर की लेयर नजर आ रही है ना, ये है प्राइमरी, बिल्कुल आउटर लेयर होती है ये। एक प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली लेयर प्राइमरी लेयर कहलाती है। जैसे कि ये एक सेल है, तो इसमें देखें बिल्कुल बाहर कौन सी है? ग्रीन कलर वाली लेयर है, ये ग्रीन कलर की। तो ये जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, उसको आप कहते हो प्राइमरी वॉल। ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन, तीनों टाइप के कंपाउंड होते हैं। ज्यादातर इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है सेकेंडरी वॉल, ये कुछ सेल्स में बनती है, कुछ सेल्स में नहीं होती। ये मैंने आपको कहा है ना कि कुछ प्लांट के सेल्स होंगे जिनमें सेल वॉल की 2 लेयर्स होती है, तो ये वाली एब्सेंट होती है सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल कुछ सेल्स में बनती है जो कि हार्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि सीट के जो कवरिंग होती है या जाइलम वगैरह के जो हार्ड सेल्स होते हैं, उन सेल्स में ये वाली लेयर बनती है। ये कहाँ होती है जी? प्राइमरी वॉल के अंदर, यानी कि सेल प्राइमरी वॉल के अगर आप मजीद अंदर जाएं तो ये वाली लेयर बनती है। तो इस डायग्राम में ये जो आपको पर्पल लेयर नजर आ रही है, ये सेकेंडरी वॉल है। तो अगर आप एक 3 लेयर वाली सेल वॉल देख रहे हैं, तो बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर है वो प्राइमरी है, उसके बाद जो अंदर लेयर आ रही होगी वो सेकेंडरी वॉल है। जबकि मिडल लैमिला क्या होती है? 2 सेल के दरमियान वाली लेयर, यानी कि एक ये सेल है जी और एक ये सेल है। इन 2 लेयर्स के बीच में आपको दोनों की प्राइमरी वॉल्स मिली हुई नहीं होती, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको भी आप एक लेयर कह रहे हो, और उस लेयर को आप कहते हो मिडल लैमिला। ये दरअसल मिडल लैमिला आपके 2 प्लांट के सेल्स को मिला रही है। तो ये 3 लेयर्स हो गई प्लांट के सेल वॉल की। बिल्कुल बाहर वाली लेयर है प्राइमरी वॉल, उसके बाद अंदर जो दूसरी लेयर होती है उसको आप कहते हो सेकेंडरी वॉल। जबकि 2 सेल की जो प्राइमरी वॉल होती है, उनके दरमियान वाली लेयर को आप कहते हो मिडल लैमिला। प्राइमरी वॉल जो है वो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसमें सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन होता है। लिग्निन सेकेंडरी वॉल को सख्त कर देता है, और मैंने आपको बताया कि सख्त सेल्स के अंदर ये होती है सेकेंडरी वॉल। जबकि मिडल लैमिला जो है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, इसमें पैक्टिन की मिकदार ज्यादा होती है। पैक्टिन जरा सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जोड़ने वाला मटेरियल होता है। तो ये मिडल लैमिला आपको क्या कर रही है? 2 सेल को जोड़ रही है, इसलिए इसमें पैक्टिन की मिकदार ज्यादा होती है। तो ये 3 आपके पास प्लांट की सेल वॉल की लेयर्स हो गई। प्राइमरी बिल्कुल बाहर वाली, सेकेंडरी उसके अंदर वाली, और मिडल लैमिला 2 प्राइमरी के दरमियान वाली। ठीक। अब उसके बाद एक और छोटी सी चीज प्लाज्मोडिस्मेटा की बात करते हैं। ये जो हमारे सेल वॉल होता है प्लांट का, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें जगह जगह सुराख हुए हैं। जैसे नीचे वाली डायग्राम में देखें, ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल है और ये इसका सेल वॉल है। देखें ये बीच में से गैप है, सुराख हुआ है। इस सुराख की मदद से क्या होता है कि 2 सेल आपस में मिल जाते हैं। तो हमारी ये जो सेल वॉल होती है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। इनमें जगह जगह डिपोजिशन नहीं होती, जगह जगह सेल वॉल नहीं बनती, और पोर बन जाता है, एक सुराख बन जाता है। उस सुराख को आप कहते हो प्लाज्मोडिस्मेटा। इन सुराखों से क्या होता है जी? एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में चला जाता है, उस साइटोप्लाज्म में जो चीजें होती हैं वो एक से दूसरे में चली जाती है। तो इस तरीके से ये सेल जो है एक जगह एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, चीजों को एक सेल से दूसरे सेल मुंतकिल कर रहा होता है। तो जैसे इसकी मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दी थी कि आप जब दीवार बना रहे होते हो तो आप कुछ जगह जगह से दीवार नहीं बनाते हो, खिड़कियां बन जाती हैं वो, आप उन खिड़कियों से क्या करते हो? चीजें आना जाना। ऐसा ही हुआ है यहाँ पर भी। सेल वॉल जब प्लांट बना रहा होता है तो जगह जगह सेल वॉल को नहीं बनाता, उनको वहां पे स्पेसिस छोड़ देता है। उन स्पेसिस को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। और इन प्लाज्मोडिस्मेटा की मदद से एक सेल से चीज दूसरे सेल में जा रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास प्लाज्मोडिस्मेटा। तो ये हमने पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल वॉल, हमने उसको स्टडी कर लिया। अब हम दूसरे बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आ जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये तो एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया सब में है, ये एनिमल सब में। बस फर्क क्या है कि प्लांट के एनिमल्स के अंदर जो है ये बिल्कुल आउटर आउटर पार्ट है, ये सेल का बिल्कुल बॉर्डर। ये एनिमल सेल है डायग्राम में। एनिमल सेल स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट बैक्टीरिया वगैरह के मामलों में इसके बाद भी एक और लेयर होती है जिसको हमने अभी पढ़ा, सेल वॉल। ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एनिमल के अंदर बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जबकि प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गीज वगैरह के अंदर ये सेल वॉल के बाद होती है।
इसका फंक्शन जो है, पहला फंक्शन इसका ये है कि ये साइटोप्लाज्म की हिफाजत करता है। एनिमल्स को जरा ध्यान में रखेंगे, एनिमल की सेल मेम्ब्रेन देख लें, साइटोप्लाज्म को पैक कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। प्लांट का सेल वॉल भी यही करता है जी, साइटोप्लाज्म को पैक करा हुआ होता है और उसकी हिफाजत करता है। तो इट प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की हिफाजत कर रहा है। अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो साइटोप्लाज्म जो है वो बह जाए और निकल जाए। एक एक मेंटेन कर रखा है इसने, इसको सेल मेम्ब्रेन को दबा के रखा हुआ है, साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन में प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत कर रहा है इसकी। और दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये मटेरियल्स को, सेल के जो अंदर मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से होके अंदर जाते हैं सेल में, या सेल से कोई चीज बाहर जानी है तो वो सेल मेम्ब्रेन से होके बाहर जाती है। चेक एंड बैलेंस करता है ये, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये सेल मेम्ब्रेन हर मटेरियल्स को अलाउ नहीं करता, जो काम के मटेरियल्स होंगे वही इसमें से गुजर जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह सेल में से जो बेकार चीज होती है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, बिल्कुल बाहर वाला बेसिक पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। जबकि प्लांट, बैक्टीरिया वगैरह के सेल्स में ये सेल वॉल के बाद आता है। इसके बाद एक और चीज होती है, इसको आप सेल वॉल कहते हो, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। इसके दो मेजर काम है, पहला ये आपके साइटोप्लाज्म की हिफाजत कर रहा है, और दूसरा ये सेल्स के अंदर चीजों के आने और जाने में हेल्प करता है, उसकी चेक एंड बैलेंस करता है। कौन सी चीजें सेल में जानी चाहिए उनको ये लेके जाता है, जिनको नहीं जाना चाहिए उनको रोक देता है। इसी तरह सेल में से चीजों को बाहर निकालता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 1972 में दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकलसन, उन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर का एक मॉडल बना के पेश किया था। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो इस वक्त करंटली एक्सेप्टेड मॉडल है इसके स्ट्रक्चर का, वो पेश किया हुआ है 1972 को सिंगर और निकलसन ने, और उस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक, या सिंगर निकलसन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुताबिक, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है, लिपिड होता है लेकिन उसमें फॉस्फेट मिला हुआ होता है। तो एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ये डायग्राम मैंने आपके अलग से बनाई हुई, ये एक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का। इसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक कहलाता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है ये वाटर लविंग होता है, पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि हाइड्रोफोबिक जो होता है नीचे वाला, इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ये वाटर हेटिंग होता है, इसमें से पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है, एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसको आप कहते हो फॉस्फोलिपिड। इस मॉलिक्यूल से बनी हुई दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। देख लें, आपको डायग्राम में देखे नजर आ रहा है, इस जैसे मॉलिक्यूल्स की एक ये ऊपर लेयर हो गई और एक ये नीचे लेयर हो गई। जैसे कि डबल रोटी की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसकी, कि जो दो डबल रोटी के पीस ले लेते हैं हम, एक डबल रोटी का पीस होता है नीचे, एक होता है ऊपर, दोनों एक ही चीज है बस दो लेयर्स है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स आप बना लो, एक ऊपर एक नीचे। ये इस तरह अरेंज होती है कि इनका हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे के सामने होगा और हाइड्रोफिलिक एंड अपोजिट होता है। देख लें जरा डायग्राम को गौर से देखिएगा, ऊपर वाली लेयर का हाइड्रोफिलिक एंड का है जी ऊपर, और नीचे वाली लेयर का हाइड्रोफिलिक एंड का है जी नीचे। तो इनकी अरेंजमेंट एक स्पेशल तरीके से हुई है कि इनके हाइड्रोफोबिक एंड बीच में और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो ऊपर 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 और नीचे की तरफ है। तो ऐसे फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं जो एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे एक दूसरे की तह बना के बैठी हुई है, और इनमें जगह जगह मॉलिक्यूल्स हैं, जगह जगह मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। ये वाला, ये जो बड़े बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन के। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल्स के होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ये ग्लाइकोलिपिड्स का मॉलिक्यूल लगा हुआ, ये ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल लगा हुआ। तो मेजर दो कंपाउंड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक तो फॉस्फोलिपिड जिसकी बकायदा दो बड़ी लेयर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दूसरा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये वाले, जो या तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस है जी, शुरू से लेकर आखिर तक मेम्ब्रेन में, या वो खाली किनारों पे अटैच हुए हैं, लेकिन ये खाली नीचे के एंड पर है, ये वाला खाली ऊपर के एंड पर है। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है सिंगर निकलसन का। तो सिंगर निकलसन कहते थे
कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर तय बना के ऐसे अरेंज हुई है। ठीक है, अरेंज का मैंने आपको बता दिया कि इनका हाइड्रोफिलिक एंड किनारों पे होता है और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो एक दूसरे के सामने होता है। तो ये दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई है और इसमें जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए। देखिए जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अलग अलग जगहों पर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं होती। मेजर दो चीजें हैं, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। ये ऊपर लिखा हुआ है, देखें, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड अरेंज पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर नीचे पैरेलल है, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इंटरस्पर्स्ड है, बिखरे हुए जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल। इसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि सिंगर निकलसन ने पेश किया था। तो सिंगर निकलसन का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया जी। 1972 को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पेश किया इन दोनों ने। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो होती है किसी भी सेल की हो, चाहे प्लांट की, बैक्टीरिया की, सबकी सेल मेम्ब्रेन इसी तरह बनी हुई है। दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं जो कि आपस में पैरेलल अरेंज हुई हुई है और इनमें जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बिखरे हैं। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो पूरी मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स खाली किनारों पे लगे हुए होते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स टाइप के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन मेजर चीज क्या है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं जी अगली चीज पर। तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन का काम। मैंने आपको बता दिया था काम। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के दो काम बताए। एक तो ये आपके साइटोप्लाज्म की हिफाजत कर रहा है, इसने आपके साइटोप्लाज्म, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको पैक कर लिया, और पैक करने की वजह से ये आपके साइटोप्लाज्म के तो शेप बना दिया और आपके साइटोप्लाज्म की हिफाजत करता है। दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी चीजों की आना जाना, चीजों की आमदोरफ्त को आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर चीजें जो आ रही होती हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के जरिए से आती हैं, जो चीजें जाती हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन में से होके गुजरती हैं। इसको आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सेल मेम्ब्रेन चीजों को सेल के अंदर लाता है, ठीक है, और सेल के बाहर लाता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है, यानी कि सेमी परमिएबल भी कहते हैं इसको। अब ये सेमी परमिएबल क्या होती है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जो रोक टोक नहीं लगाती थी, चीजों को अंदर आने जाने देती है। जैसे कि दरवाजा जो होता है आपका, ये परमिएबल है, किसी कोई भी अंदर आ जाए, कोई भी बाहर चले जाए, ये कोई रोक टोक नहीं करती। सेमी परमिएबल होता है जी, ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हो आप सेमी परमिएबल, जो कुछ मॉलिक्यूल्स आने देगी, कुछ को रोक देगी। जैसे आप जो चाय की पत्ती में छानते हो तो एक छन्नी होती है, वो सिलेक्टिव परमिएबल है, वो चाय को जाने देगी, चाय की पत्ती को रोक देगी। अगर ये चाय की पत्ती को भी जाने देती तो हम कहते हैं ये परमिएबल हो गई। सिलेक्टिव परमिएबल क्या होती है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, कुछ को रोक देगी, सिलेक्ट करेगी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन चीजों, जब चीजें बाहर से सेल के अंदर आ रही होती है ना, सेल मेम्ब्रेन चेक एंड बैलेंस रखता है। सेल जिन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा वो चली जाएंगे, जिनको रोकना होगा रोक देगी। सिलेक्टिव परमिएबल हो गया ये। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिव परमिएबल होती है। हर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकता। कुछ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजरते। इस टाइप के जो मेम्ब्रेन का नेचर होता है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। अच्छा, अब सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के जरिए से जाना आना कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ जाते हैं, कुछ को रोक देता है सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से बाहर चले आते हैं, कुछ को रोक देता है। अब ये तो सेल मेम्ब्रेन चीजों का आना जाना कर रहा है, ये कुछ प्रोसेस के जरिए किया जाता है। कौन कौन से प्रोसेस है, उनमें से पहला प्रोसेस होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब होता है जहां पर मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज्यादा हो, हाई कंसेंट्रेशन मिकदार ज्यादा हो, और लो कंसेंट्रेशन का मतलब मिकदार कम हो। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम को देखें जरा आप।
अब यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ ये जो आपको ब्लू ब्लू डॉट्स है ये मॉलिक्यूल्स है। आपको साफ नजर आ रहा होगा मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाई से लो की तरफ जाना शुरू कर देंगे, तो ये कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अक्सर आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, आपने मिसाल सुनी होती है कि अगर हम परफ्यूम एक जगह छिड़क दें तो दूसरे कोने में हमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसकी खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिधर आपने जिस कोने पे परफ्यूम छिड़का वहां मॉलिक्यूल्स की मिकदार थी ज्यादा, मॉलिक्यूल्स क्या हुए जी, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो हो गए, ज्यादा से कम की तरफ चलेगा, यानी वही हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो अगर मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले एरिया से मूव होकर लो कंसेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जा रहे हैं तो इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस डायग्राम में देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाया हुआ है, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स यहाँ ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो देखें मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता हाई से लो की तरफ मूव हो गए, और अब जहां नीचे कम थे अब वहां मॉलिक्यूल्स आ गए। ये क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स ज्यादा जो जहां पर है उस एरिया से कम की तरफ फ्लो हो गए और ये नीचे की तरफ आ गए, अब आपके पास दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए मॉलिक्यूल्स की तादाद। इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए होती, बगैर एनर्जी के, बगैर कोई एनर्जी लगाए मॉलिक्यूल्स मूव हो जाते हैं। आप जब परफ्यूम को छिड़कते हो एक तरफ ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स, दूसरी तरफ नहीं होते, तो आप एनर्जी नहीं लगाते, मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हाई से लो की तरफ चले जाते हैं बगैर एनर्जी के। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। सेल मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, जो मॉलिक्यूल्स एक तरफ ज्यादा होंगे दूसरी तरफ कम होंगे, तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा जी, फ्लो हाई से लो की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन में से गुजर गुजर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा में से कम वाले एरिया की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती इसमें। मिसाल के तौर पे अभी आप टाइप पढ़ेंगे, सपोज करें जी यहाँ सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये बाहर का इलाका है, ये अंदर का इलाका है सेल के। बाहर पानी की मॉलिक्यूल ज्यादा है, पानी की मिकदार ज्यादा है, अंदर सेल में पानी नहीं है, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे। मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर ज्यादा है तो ज्यादा से अंदर की तरफ, ये देखें सेल मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगी पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो सेल मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, एक तरफ उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे दूसरी तरफ कम होंगे, तो मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा है वहां से फ्लो होना शुरू होंगे, सेल मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए जहां कम है उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो, और याद रखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है डिफ्यूजन, एक कहलाती है ऑस्मोसिस। केमिस्ट्री वगैरह की टर्म्स में तो हम डिफ्यूजन कहते हैं जी कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई से लो की तरफ तो जाएं, लेकिन बीच में मेम्ब्रेन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में सेल मेम्ब्रेन या कोई सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप कहते हो डिफ्यूजन। मिसाल के तौर पे ये देखें जी इस डायग्राम में, ये केमिस्ट्री के एतबार से बता रहा हूँ अभी मैं, ये पानी है जी, इसमें आपने यहाँ पर इंक डाल दी, ये इंक के मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ देखें यहाँ इंक के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ये हाई कंसेंट्रेशन हो गई, और बाकी हिस्से में इंक के मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये हो गई लो कंसेंट्रेशन, बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। होगा क्या, मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और थोड़ी देर बाद ये लाल इंक पूरे पानी को लाल कर देगी, यानी पूरे पानी में ये फैल जाएगी। ये क्या हुआ, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की पहली टाइप हो गई, जिसको आप कहते हो डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, सिंपली मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएं, बीच में मेम्ब्रेन हो या ना हो, उसको आप कहते हो डिफ्यूजन। ये तो पिछली डायग्राम दिखाई थी आपको, ये भी डिफ्यूजन एक लिहाज से, यहाँ मेम्ब्रेन मौजूद है लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बीच में मेम्ब्रेन होना लाजमी है। ऑस्मोसिस भी वही है जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना लाजमी है, उसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑस्मोसिस में लाजमी है।
ये मैं अभी केमिस्ट्री के एतबार से बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं हम इसमें, वो मैं अब बताऊंगा। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बस दैट्स इट। ज्यादा जहां पर है मॉलिक्यूल्स वहां से कम की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स जाना शुरू कर दें, इसको आप कहते हो डिफ्यूजन। और अगर मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जा रहे हैं लेकिन बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। ठीक है जी, मेम्ब्रेन है, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है या नहीं है, तो डिफ्यूजन। बट इन केस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा फर्क रखा है, वो ये कि डिफ्यूजन हम कहते हैं गैस या सॉलिड पार्टिकल्स अगर मूव होना शुरू हो जाए, और अगर पानी मूव हो रहा होता है उसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। बायोलॉजी में हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो बायोलॉजी में क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है बायोलॉजी में? पानी अगर वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, जैसे कि सेल के अंदर जो पानी आता है वो आता है ऑस्मोसिस के जरिए, क्योंकि सेल के अंदर पानी नहीं है, बाहर पानी मौजूद है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी? मेम्ब्रेन है। अब बाहर पानी ज्यादा, अंदर पानी कम, बीच में मेम्ब्रेन, पानी की मूवमेंट हो जाती है जी ज्यादा से कम की तरफ, सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस। तो बायोलॉजी के अंदर हम ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करते हैं जी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पानी के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा जहां पर मौजूद है वहां से कम की तरफ जा रहे हो, बीच में मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको आप कहते हो डिफ्यूजन। जबकि सॉरी, उसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। जबकि डिफ्यूजन क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स या गैसेस। अच्छा, सॉलिड पार्टिकल्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं सेल के केस में, तो सॉलिड पार्टिकल्स या गैसेस के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, भले बीच में मेम्ब्रेन हो ना हो, उसको आप कहते हो डिफ्यूजन। तो अब अगर सेल की मिसाल लो आप, तो सेल मेम्ब्रेन क्या? एक मेम्ब्रेन हो गई। बाहर पानी ज्यादा, अंदर पानी कम, पानी कैसे मूव होगा? ज्यादा से कम की तरफ, यानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्मोसिस। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, अंदर सेल के ऑक्सीजन कम। अब ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ मूव होंगे, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, ये ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये कहलाएगा डिफ्यूजन, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर बाहर से अंदर आता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आता है, सोडियम, पोटेशियम, ये डिफ्यूजन है। और पानी का मॉलिक्यूल अंदर आता है सेल के, ये ऑस्मोसिस है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ अगर मूव होते हैं बगैर एनर्जी के, इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर सेल आ रहे हैं, ऑस्मोसिस। और अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर सेल से बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और ये मूव होकर अंदर आना शुरू हो जाए, ये कहलाती है डिफ्यूजन।